नगर पालिका में ये कार्रवाई हुई है। जमादार सुरेश आया को एसीबी ने ट्रैप किया है। 1,05,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार उन्हें किया गया है। मौके से 3 लोग फरार हैं। जेईएन, जमादार और ईओ फरार हो गए। वेतन भुगतान की एवज में ये घूस उनकी तरफ से मांगी गई थी। तो झालावाड़ में एसीबी की कार्रवाई हुई है और भवानी मंडी नगर पालिका के जमादार सुरेश आया को एसीबी ने ट्रैप किया है। रिश्वत की राशि की रकम की हम बात करें तो वो 1,05,000 रुपए है। और इस कार्रवाई के बाद में यानी कि जमादार को पकड़ने के बाद में जो मौके से जेईएन है, ईओ है, वो फरार चल रहे हैं। और तरुण शर्मा हमारे सहयोगी झालावाड़ से जुड़ गए फोन लाइन पर हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। तरुण, आखिर ये पूरा मामला क्या है? किस बात को लेकर जमादार ने ये रिश्वत मांगी थी? और जिस तरीके से खबर में जानकारी सामने आई है कि जेईएन और ईओ भी फरार हो गए, तो क्या तार उनसे भी जुड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं एसीबी को? जी बिल्कुल दीपक, ये सारा मामला भवानी मंडी का है, जहां पर नगर पालिका में इस कदर से रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था कि अपने ही एक सफाई कर्मचारी के 22 महीने के पेंडिंग वेतन बिल का भुगतान करने और उसको बार बार अनुपस्थित बताकर उसका फिक्सेशन रोकने के लिए ये रिश्वत की राशि की मांग की जा रही थी। और इस सारे गोरख धंधे में नगर पालिका का जो ईओ है राधेश्याम छिपा, उसके साथ में जो कनिष्ठ अभियंता है देवमित्र, ये लोग, एक जमादार अर्जुन तंवर और एक और जमादार जो था उसके साथ में ये सुरेश कुमार के मार्फत में ये रिश्वत की राशि की 2.5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। इसी 2.5 लाख रुपए में से जब ये प्रथम किस्त देना तय हुआ तब एसीबी की टीम ने अपना सारा जाल बिछाया और इन लोगों पर शिकंजा करते हुए आज जो जमादार था, जो कि इस रिश्वत की राशि की पहली किस्त ले रहा था, सुरेश कुमार, उसको 1,05,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते धर दबोचा। सारे मामले में जो दूसरे जो अन्य आरोपी थे, ईओ, जेईएन और एक और जो जमादार था, वो एसीबी टीम की कार्रवाई की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया है, जिसकी एसीबी टीम भवानी मंडी पुलिस की सहायता से सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। चलिए तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो झालावाड़ में एसीबी की कार्रवाई हुई है, जमादार को पकड़ा रिश्वत लेते और उसके बाद में कार्रवाई की जब भनक लगी तो नगर पालिका का जो ईओ, जेईएन समेत एक दूसरा जमादार है वो मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अब एसीबी कर रही है। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अजमेर में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस। अजमेर में ब्लैक फंगस से पहली मौत हो गई है। अराई निवासी शिक्षक रामेश्वर ने दम तोड़ा है ब्लैक फंगस के चलते। जयपुर में इलाज के दौरान इसने दम तोड़ा है। तो अजमेर से खबर है, अजमेर में ब्लैक फंगस का जो मामला है वो तेजी से बढ़ रहा है और इसके चलते अराई के रहने वाले एक शिक्षक रामेश्वर ने दम तोड़ दिया है। जयपुर में इलाज के दौरान शिक्षक रामेश्वर ने दम तोड़ा है। कोटा में भी ब्लैक फंगस का कहर है। अब तक 50 मरीज सामने आ चुके हैं। नए वार्ड में भर्ती किए गए हैं 6 रोगी। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण का कहर बरपा रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश भर के अस्पतालों में इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीमें गठित की जा रही है। वहीं कोटा जिले में भी मेडिकल कॉलेज प्रबंधक ने कोविड के साथ ही तेजी से फैल रहे ब्लैक फंगस बीमारी के लिए एमबीएस अस्पताल में 2 वार्ड शुरू किए हैं। इसके मरीजों के मैनेजमेंट के लिए डॉक्टरों का बोर्ड बनाया गया है। वहीं वार्ड में ब्लैक फंगस के 6 मरीज भर्ती किए गए हैं। अब तक सभी अस्पतालों में मिलाकर 50 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ चुके हैं। एक म्यूकोर माइकोसिस बोर्ड हमने बनाया, जिसमें फिजिशियन है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, ईएनटी सर्जन है, एनेस्थेटिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है। वो लोग ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, केस बाय केस एक प्रोटोकॉल तैयार करेंगे। आज अभी 4 बजे मीटिंग भी रखी हमने इनकी, और एक वार्ड को डेजिग्नेट किया है जिसमें कि इस तरह के पेशेंट रहेंगे, और जिनमें सर्जरी होनी होगी उसमें सर्जरी की जाएगी। बाद में प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो वो किया जाएगा। और जो ड्रग है मेन इसकी, जो एम्फोटेरिसिन बी, उसकी थोड़ा अवेलेबिलिटी का भी इशू है, लेकिन उसको जल्द ही उसके अवेलेबिलिटी के इशू के सॉल्व होने की संभावना है। कोरोना के बाद अब मरूधरा एक और बड़े संकट से जूझ रहा है। नाम है ब्लैक फंगस, जिसे गहलोत सरकार ने महामारी के तौर पर अधिसूचित किया है। राज्य में इसके 400 से ज्यादा मरीज हैं। इसका इलाज महंगा और दवाई की देश में भारी किल्लत है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के बाद अब दूसरी महामारी।
मरुधरा में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। ब्लैक फंगस के केसेस पूरे देश में आ रहे हैं, वैसे तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में भी। कोरोना से जूझते राजस्थान पर अब दूसरी महामारी का साया मंडरा रहा है और इस बड़े खतरे को भांपते हुए गहलोत सरकार ने राजस्थान में इसे महामारी के रूप में अधिसूचित किया है। हालांकि अभी सीधे तौर पर ब्लैक फंगस कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पर ही सामने आ रहा है। वो म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं और खतरनाक तरीके से ये व्यक्ति को जो कोविड इन्फेक्टेड होता है उसको प्रभावित कर रहे हैं। मृत्यु का परसेंटेज भी 50% के करीब है, जो बहुत चिंताजनक बात है। आपको बता दें कि राजस्थान में ब्लैक फंगस के 400 से भी ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। एसएमएस अस्पताल ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया है, तो जयपुर में ही ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है। जोधपुर, सीकर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर और कोटा में भी ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जहां इसे महामारी घोषित की गई है। दरअसल ये तेज गति से फैलने वाली बीमारी है और इसका इलाज काफी महंगा है। चिंता की बात यह भी है कि इस बीमारी को नियंत्रित करने वाले इंजेक्शन की देश भर में भारी किल्लत है। इसके अंदर जो एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की जरूरत होती है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। भारत सरकार ने इस औषधि को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है और वही राज्यों को बंटवारा कर रही है। राजस्थान को उन्होंने 700 वाइल दिए हैं। अब 700 वाइल तो 10-12 मरीजों में ही काम आ जाएंगे। तो मैंने भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से चिट्ठी लिखी। हमने कहा कम से कम हमको 50,000 वाइल आप दीजिए। ये एक फंगल डिजीज है जो म्यूकोरमाइटिसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को ही होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हों। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कई जगह ज्यादा स्टेरॉइड देने से या ज्यादा समय आईसीयू में मरीज रहता है, जो डायबिटिक होता है उसकी डायबिटीज और बढ़ जाती है, या जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। हालांकि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैल सकता, लेकिन इससे 54% तक मरीजों की मौत हो सकती है। राजस्थान सरकार ने इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और ग्लोबल टेंडर के जरिए इसके लिए जरूरी दवाई और इंजेक्शन की आपूर्ति की कोशिश हो रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। कोरोना को मात दी जा सकती है अगर प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। इसी को लेकर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है ताकि बेपरवाहों पर शिकंजा कसा जा सके। और अगर पुलिस को युवा कंधों का साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा। डूंगरपुर के एक गांव से आई ये रिपोर्ट देखिए। खाली खाली सड़कें और सुनसान पड़े इस गांव की तस्वीर देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस गांव में 1-2 नहीं 4,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। बैरिकेडिंग में घिरा ये डूंगरपुर जिले का माडा गांव है, जहां पुलिस के साथ गांव के युवाओं ने मिलकर ऐसा सख्त लॉकडाउन लगा रखा है कि किसी की हिम्मत नहीं कि घर के दरवाजे के बाहर एक कदम तक निकाल सके। युवा सक्रिय है और जागरूक भी है और उनको हमने इस तरह से एक टीम बनाई है कि वो हर मोहल्ले में, अपने घरों में और अपने भाइयों में उनको जाकर बताए कि जिस तरह से कोरोना की मौत हो रही है, हमें भी उसको बचने के लिए अपने घरों में रहे और घर के बाहर ना निकले। हमको सबको यह बताना है। इसको लेकर हमने यह जागरूकता की हमने युवा टीम बनाई है। जाहिर है जब जागरूकता ऐसी है तो जंग जरूर जीतेंगे। माडा गांव में 800 घर हैं, करीब 4,000 की आबादी है। दूसरी लहर में गांव के 110 लोग संक्रमित हुए। अभी गांव में 42 एक्टिव केस हैं। 10 दिनों में 3 युवकों की मौत हो चुकी है।
जिसके बाद गांव के युवाओं ने टीमें बनाकर पुलिस के साथ मोर्चा संभाला और ये ठान लिया कि अब कोरोना को गांव में और तबाही नहीं मचाने देंगे। यहाँ हमने भीड़ प्रभारी अधिकारी और थाना अधिकारी महोदय ने मिलकर पुलिस मित्रों की एक टीम गठित की है, जो भी हर नाकों पे दो की संख्या में बिठा रखे हैं, जो अनावश्यक घूमने वालों को सूचना थाने तक पहुँचाते हैं, जिस पे कार्रवाई कराई जा रही है। और अधिक से अधिक यह प्रयास है कि लोग सुरक्षित रहे अपने अपने घरों में। 8-10 दिन अगर व्यवस्थित इस पालना को कर ली तो इस खतरे से माड़ा मुक्त हो सकता है। यही हमारी भावना है और प्रयास भी यही रहेंगे कि जल्द से जल्द माड़ा को कोरोना मुक्त कराया जाए। युवाओं ने गांव में आने जाने वाले 3 रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है। युवाओं की टीम लगातार पहरा दे रही है। गांव में हर आने जाने वाले से बाहर निकलने की वजह पूछ रही है और बेवजह बाहर निकलने वालों की सूचना पुलिस को दी जा रही है। अगर अपने अपने स्तर पर हर गांव इसी तरह से काम करे तो शहरों में तांडव मचा रहा कोरोना किसी भी गांव में कहर नहीं बरपा पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बाद बाड़मेर में प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि प्रदेश का पहला चाइल्ड कोविड केयर सेंटर बाड़मेर में तैयार हो चुका है। इस सेंटर में 25 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। इस सेंटर को लेकर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में है। विधायक ने बताया कि तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक माना जा रहा है, इसलिए इस महामारी से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर बचाव जारी है। वहीं कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और बच्चों पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर प्रशासन अलर्ट है और राजकीय अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। बच्चों के लिए एक्स्ट्रा वार्ड बना रहे हैं, जो एसी वार्ड होगा और बच्चों के लिए होगा। इसमें सारी व्यवस्थाएं उसके लिए पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें और चिकित्सा मंत्री ने निर्देश दे दिए हैं कि बच्चों के लिए पहले व्यवस्था कर रखें। राजकीय अस्पताल में हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी हैं। हम लगातार कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए बच्चों के लिए अलग से आईसीयू भी वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ऑक्सीजन के लिए लोगों को तड़पते देखा तो युवाओं की टीम ने 10 दिन में ही आपसी सहयोग से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था कर डाली। झुंझुनू जिले के चिड़ावा के इन युवाओं ने कोविड रिलीफ सोसाइटी का गठन किया और जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा, सैनिटाइजर पहुंचा रहे हैं। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए इन लोगों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया है। सबसे पहले जो चिड़ावा मेडिकल रिलीफ सोसाइटी है वहाँ पे गए और वहाँ पे देखा कि लोगों ने बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस रखी है चिड़ावा में, और वो सारा जो उसमें सामान है, सैनिटाइजर है, मास्क हैं और जो ऑक्सीजन की व्यवस्था चिड़ावा मेडिकल रिलीफ सोसाइटी कर रही है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पे अभी सिलेंडर भी दिए गए और मशीनें भी दी गई हैं। और उसके साथ साथ में जो सैनिटाइज करने की जो मशीनें होती हैं घर वगैरह परिवार मोहल्लों में जो की जाती है वो मशीनें भी दी जाती हैं। सैनिटाइजर आदि अनेक। और कोविड को लेकर लगे लॉकडाउन के बीच कोटपुतली में उड़ी है नियमों की धज्जियां। वैक्सीनेशन सेंटर पर ये गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी है। बिना रजिस्ट्रेशन के सेंटर पर पहुंचे हैं कई लोग। भारी भीड़ होने से अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर बन गया और मौके पर पहुंची है पुलिस। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की ओर से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही इस अभियान पर पानी फेर सकती है। इसकी एक वानगी बगरू कस्बे में देखने को मिली है, जब वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी तथा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। जानकारी के अनुसार यहां 18+ के वैक्सीनेशन के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन यहां बड़ी संख्या में लोग और युवा बिना रजिस्ट्रेशन के भी पहुंच गए। ऐसे में यहां लोगों के बीच वैक्सीनेशन के लिए मारामारी मच गई। ग्रामीणों और चिकित्सा कर्मियों में बहस भी हुई। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का बुधवार की देर रात निधन हो गया। राज्य सरकार ने उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पूर्व मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहाड़िया के निधन पर शोक जताया है। गहलोत ने ट्वीट किया, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन की खबर बेहद दुखद है। पहाड़िया ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री के रूप में
लंबे समय तक देश की सेवा की। वे देश के वरिष्ठ नेताओं में से थे। तो कुल मिलाकर जो जगन्नाथ पहाड़िया है उनके निधन को लेकर लगातार जो शोक व्यक्त है वो यहां पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहाड़िया के निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन से दुखी हूं। अपने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक कैरियर में उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन हो गया। एक युग का अंत हुआ है। उनका अपना व्यवहार, सादगी, विनम्रता और लोगों से पॉलिटिक्स करने की स्टाइल एक अलग अंदाज की थी। वो पुरानी पीढ़ी के नेता थे, लेकिन कांग्रेस की परंपराओं को समझना, कांग्रेस की परंपराओं के साथ आगे बढ़कर देश को, प्रदेश को मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। आज वो हमारे बीच में नहीं है और इस कोरोना संकट में हमारे बहुत नेता चले गए। उसी कड़ी में 89 की एज में ही हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनकी विनम्रता, सादगी, स्टाइल और लोगों को साथ लेकर चलने की ताकत हमेशा याद रहेगी। वो हमेशा सबसे प्यार और प्रेम के साथ रहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित